गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे बच्चों। तो आज ये जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं ये आपके सामने रिकॉर्डिंग क्लास है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए कई सारी रिकॉर्डिंग करके रख दूं, क्योंकि बच्चों सॉरी मुझे सडन जो है एक मेरा कुछ और शेड्यूल हुआ और सडन मुझे वो जाना पड़ रहा है। पहले से ही जाना था बट इतनी जल्दी नहीं था, मुझे था कि मैं आपको 2-4 क्लास और देके तब मैं जाऊंगी। लेकिन परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी। आपकी क्लास आने के बाद 8-10-12 दिन के बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, तो कोई परेशान होने की बात नहीं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा या मैम हमें एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाएंगी। एक बार जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहना है। आज की क्लास को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पिछली क्लास का हमारा बचा था इकोलॉजिकल फैक्टर, उसको कंप्लीट करेंगे। हमने क्लाइमेटिक फैक्टर हमने पढ़ लिया था। क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ हमने जो था हमारा रह गया था टोपोग्राफिक फैक्टर, स्थलाकृति कारक, और उसके बाद हमारा रह गया था एडेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो कोशिश करूँगी कि आज पूरा ये कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं आपके लिए जो ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ये बड़ा मुश्किल से समय निकाल के कर पा रही हूँ। तो बच्चों इस आज के लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। माफ़ करिएगा कि आपकी क्लास जो है वो आने के बाद कंटिन्यू होगी, ठीक। परेशान नहीं होना है। तो हमारा जो एक बार मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग की तो उसमें गड़बड़ हो गया था ना, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप सबको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, और जब आप सब लगातार क्लास में बने रहिए, क्योंकि ये जो अभी पढ़ाई हूँ ये फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी। तो ध्यान रखो, इकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। हमारा क्या चल रहा था टॉपिक? इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर पारिस्थितिकी कारक, ये हमारा चल रहा था। तो पारिस्थितिकी कारक में जो हमें अब पढ़ना है, पहले हमने क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ लिया है जिसमें हमने लाइट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, हमने विंड पढ़ा, किस तरह वायु की गति और वायु की नमी प्रभाव डालती है, ठीक है। और इसी के साथ हमने 1-2 फैक्टर और भी पढ़े थे, तो वो कंप्लीट हो गया है हमारा। तापमान भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा सेकंड जो था वो है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक, मैंने आपसे कहा था बच्चों टर्म को याद रखना है। टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकृति, स्थलाकृति कारक, स्थलाकृति कारक, ठीक है। टोपोग्राफिक फैक्टर ये हमें आज देखना है। स्थलाकृतिक कारक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो स्थलाकृतिक है ये, टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक का मतलब होता है, अब ये क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस में तो आराम से बन ही सकता है ना। स्थलाकृतिक कारक को हमें समझना चाहिए कि स्थलाकृति में कौन कौन से कारक आएंगे। तो फर्स्ट इज क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा ऊंचाई। पहला आ जाएगा हमारा क्या है? ऊंचाई, ठीक है। स्थान की ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड कितना है। तो आप लोगों को सीधा ये बात पता है। अच्छा, सब लोगों को याद है ना हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। पहली क्लास में इकोलॉजी की डेफिनेशन बता दी थी, फिर इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई थी आपको, 2-3 तरीके से समझाई थी, और फिर मैंने आपको ये बताया है कि इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो कारक हम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, जहाँ पे हमारे बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको लिखवाए जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दूसरा हमारा आ गया है स्थलाकृतिक। स्थलाकृतिक का मतलब है जो स्थल की आकृति है, मतलब कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, कितना ढलान है, इसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है इकोलॉजी पर। इकोलॉजी का मतलब है जीवों पर, पौधों पर, इस पर प्रभाव पड़ता है स्थलाकृति का। क्लियर हुआ? तो पहला फैक्टर है यहाँ पर क्या? ऊंचाई। पहला फैक्टर है स्थान की ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसी जैसी ऊंचाई होगी ताप वैसा वैसा होगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ताप क्या होता चला जाता है?
वैसे वैसे ताप कम होता चला जाता है और वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा वहाँ की वनस्पतियों पर। यही रीज़न है कि जब हम कहाँ से, स्थलों से कहाँ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो हमें ज़्यादा ग्रीनरी मिलती चली जाती है। ध्यान से समझना, जब हम स्थल से कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। तो आप ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम धीरे धीरे कम होता है और वर्षा की मात्रा, ये आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी आ सकता है। ये केवल आपका एनवायरनमेंट ही नहीं, ज्योग्राफी को टच करने वाला भी पॉइंट है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वर्षा का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और तापक्रम में 6 से 7 डिग्री सामान्य तौर पर गिरावट आ जाएगी। जैसे जैसे तापक्रम में गिरावट आएगी और वर्षा बढ़ेगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वनस्पतियों का क्रम चेंज होता चला जाएगा। कभी आप अगर स्थल से ऊंचाई की तरफ गए हों तो स्थल से ऊंचाई की तरफ जाने पर आपने देखा होगा धीरे धीरे हमारे पौधे, जो पेड़ हैं, वो बदलते चले जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपको जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मध्य हिमालय की तरफ जाएंगे, तो आपको चीड़ बहुत आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। चीड़, सागौन, देवदार। और ऊंचाई पर जाइए तो आपको देवदार मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस तरह की वनस्पति आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब वनस्पति का पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ जंतु भी कैसे होंगे, तो सामान्य तौर पे देखिए कि जो मैदानों में गाय होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। लेकिन पहाड़ों की गाय और बकरियां अगर आपने देखी होंगी तो वो मैदानों की गाय बकरियों से अलग होती है। अगर आपने जंगल की बकरी देखी होगी तो वो नॉर्मल जो बकरियां होती हैं मैदानों में उनसे अलग होती हैं। गाय भी बहुत छोटी हाइट की होती हैं। इसी तरीके से मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर, पौधों पर, जंगली जीव जंतुओं पर या पालतू जानवरों पर भी प्रभाव है। और पहाड़ी कुत्ते देखा भी होगा आपने, डॉग भी, मतलब ये वो सामान्य उदाहरण है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा, होपफुली कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर बार बार विश्वास दिला रही हूँ कि अगर मैंने जिम्मेदारी ली है आपको एनवायरनमेंट फिनिश करने के लिए तो मैं पूरा उसको फिनिश करूँगी। बस आपको 8-10 दिन का जो गैप है इसको आप अपने दूसरे सब्जेक्ट से फिल कर लीजिए। उसके आने के बाद फटाफट हम इसको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तब तक क्वेश्चंस करते रहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते रहिए। बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में हैं या आप लोगों ने टेलीग्राम से ढूंढ लिया है, बहुत से लोग व्हाट्सएप से जुड़ गए हैं और आप सीधा चयनगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो मैं चयनगढ़ प्लेटफॉर्म पे ही हूँ, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कहीं से भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये विश्वास थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे जैसे ऊपर गए वनस्पति पर प्रभाव पड़ा, ऊंचाई पर वर्षा और तापक्रम का प्रभाव पड़ रहा है जिससे इकोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। ये तो था ऊंचाई, ठीक है, ये तो ऊंचाई की बात हमने की, ठीक। अब हम यहाँ कर रहे हैं कि ढलान की बात। ढलान के किस तरीके से हमारी इकोलॉजी पर प्रभाव डालता है। तो सेकंड यहाँ पर हम ढलान की बात करते हैं। ढलान का मतलब है स्लोप, है ना। ढलान का मतलब क्या हो गया, ढलान का मतलब हो गया सीधा सा स्लोप। अब आप कहेंगे मैम ढलान, ये ढलानी, तो ढलान का मतलब है कि ढलान की दिशा क्या है, वो उत्तर की तरफ ढलान है या वो दक्षिण की तरफ ढलान है, ठीक है। जो कोई भी पर्वत है या कोई भी ऊंची जगह है उसका ढलान किस तरफ से है। तो आपने बहुत कॉमन सी बात है, आजकल सब मूवीज़ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया के तहत, फेसबुक के तहत, यूट्यूब के तहत हम जान ही रहे हैं। चाय के बागान कहाँ होते हैं, ढलान पर ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उपयुक्त जलवायु होती है। इसका मतलब जलवायु किस पर प्रभाव डाल रही है, इकोलॉजी पर प्रभाव डाल रही है, यानी कि बायोटिक फैक्टर किस पर, पौधों पर और जंतुओं पर प्रभाव डाल रही है। तो ढलान का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर टोपोग्राफी में जाके देखते हैं तो अगर ढलान दक्षिण की ओर है तो ज़्यादा सघन पौधे वहाँ पर मिलेंगे और उत्तर की ओर है तो वहाँ पर मरुद
मरुदभिद हमें वनस्पति मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? उत्तर की ओर जो है हमें मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद उत्तर की ओर, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान कैसे देखिए क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी से भी जुड़ता है। उत्तर की ओर अगर ढलान है, ठीक है, स्लोप अगर उत्तर दिशा की ओर है तो वहाँ की वनस्पति मरुदभिद होगी। मरुदभिद का मतलब है जीरो फाइट, जीरो फाइट, ठीक है, मरुदभिद का मतलब है जीरो फाइट। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां अपने आप को कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां अपने आप को कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं, जैसे कि कैक्टस, और भी बहुत से पौधे हैं जो मरुदभिद कहलाते हैं, ठीक है, जीरो फाइट। ठीक, जीरो फाइट की नेचर होती है कि उनकी जो पत्तियां होती हैं या वो कांटों में बदल गई हैं और तना खाना बनाने का काम कर रहा है, तना हरा होता है, जैसे एलोवेरा और कैक्टस मेन एग्जाम्पल है जीरो फाइट का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तर की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क होती हैं, ठीक, और दक्षिण की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो नमी को लिए हुए होती हैं। तो अगर ढलान किधर है? दक्षिण की तरफ है, तो यहाँ पर समोद्भिद पौधे होंगे, ठीक है, यहाँ पर समोद्भिद पौधे होंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगी? नमी होगी, ठीक, और ये शुष्क होगी हवा, उत्तर की ओर शुष्क हवा होने की वजह से, ड्राई एयर होने की वजह से यहाँ पर मरुदभिद पौधे होंगे। तो ये एक फैक्ट है, इसलिए याद रखना है कि अगर दक्षिण की ओर ढलान है तो मरुदभिद समोद्भिद होंगे, और अगर उत्तर की ओर ढलान है तो जीरो फाइट होंगे शुष्क हवा के कारण। क्लियर हुआ? तो ढलान का इस तरह से इफेक्ट हो रहा है, इसको अभी रब करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। आपके लिए 2 क्लास हो जाती, लेकिन एक रिकॉर्डिंग अभी गड़बड़ हो गई और मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि जो भाई ये तो हमारा स्थलाकृति हो गई। अब हम एडेफिक फैक्टर की तरफ आएंगे। टोपोग्राफिक मैंने देख लिया, टोपोग्राफिक में मैंने आपको 2 बताया, ऊंचाई बता दी और मैंने आपको ढलान बता दिया। अच्छा, अगर खुली जगह होगी, ये भी एक टोपोग्राफिक फैक्टर है, खुलाव अगर है, ओपन एरिया अगर है, तो ओपन एरिया है तो सिंपल सी बात है कि भाई ओपन एरिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वृद्धि करेंगे, ठीक है। खुले एरिया में प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि अगर आप पहाड़ी एरिया में देखें तो प्रकाश क्या होता है, ऊंचाइयों पर प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो जो नीचे के पेड़ होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और कुछ पेड़ जो है वो लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए खुले एरिया में प्रकाश अधिक मात्रा में मिलेगा पौधों को। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, ज़्यादा प्रकाश मिलने से सघन वनस्पतियाँ होंगी, चाहे मतलब ये भी हो सकता है कि वो पहाड़ का एरिया है, बहुत खुला है, ठीक है, तो भी उसे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा मिल रही है, और मैदान है तो भी खुला है तो भी उसे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा मिल रही है। तो सघन होगा वहाँ पर, जहाँ पर भी खुला एरिया होगा। लेकिन आप ये कहें कि मैडम रेगिस्तान है, खुला एरिया है, वहाँ पे तो सघन नहीं है, तो उसमें एडेफिक फैक्टर काम कर रहा है, मतलब सॉइल भी प्रभाव डाल रही है। सारे फैक्टर एक साथ मिलकर प्रभाव डालते हैं, सबका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ सॉइल, फिर एडेफिक फैक्टर पे हम आ जाते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। थोड़ा सा ये अभी मुझे रहेगा कि आप लोगों के मैसेज बाद में आएंगे तो मैं बाद में देख लूँगी, मैं देख के आंसर दूंगी। मैंने कल भी कहा, जो 1-2 लोगों का फ़ोन आया तो मैं उनके क्वेश्चंस थे, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, तो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट चलती है क्लास, इसमें जो मैसेज आप करते हैं उनको देखना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैंने आपसे कहा है कि जिस क्लास में जो कन्फ्यूज़न है या जो डाउट है उसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करिए, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहिए, जब आप पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं,
तो आप अपनी, जैसे मैंने बोल दिया टोपोग्राफिक, तो मान लिया आपको टोपोग्राफिक में या ऊंचाई में, ढलान में कहीं कोई कंफ्यूजन है। अब जहाँ पर आपने लिखा टोपोग्राफिक फैक्टर, वहीं साइड में थोड़ी जगह छोड़ दिया करिए, पेज के बराबर में लेफ्ट या राइट में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ के चला करिए, एक थोड़ी सी 2 इंच की जगह साइड में छोड़ दीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन है वो वहाँ पर लिख दीजिए, और फ़ौरन जाके उस क्लास के नीचे कमेंट करिए कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। एडिटर के थ्रू या मैं खुद चेक कर लूँगी, और मेरे थ्रू वो कमेंट पढ़ लिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक बच्चों, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इडेफिक फैक्टर, हम देखते हैं। इडेफिक फैक्टर का मतलब होता है मृदीय कारक। अब मैंने आपको बताया ही था कि भाई ये वाली जो टर्म्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर का मतलब हो गया मृदीय कारक। मृदीय कारक का मतलब क्या हुआ? मृदीय कारक का मतलब सीधा सा हुआ ऐसे कारक जो किससे जुड़े हुए हैं? सॉइल से जुड़े हुए हैं। सॉइल का मतलब है मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अब सॉइल से जुड़ने वाले कारक कौन से होंगे? भैया सॉइल की अगर हम बात करें तो खुद सोच के देखो, सॉइल की अगर हम बात करें, मिट्टी की अगर हम बात करें, तो मिट्टी की संरचना, हर तरीके की मिट्टी, देखो खुद अपने आप सोचो। अगर आपको इसी पर ही क्या लिखना पड़े, क्वेश्चन लिखना पड़े, ठीक है, अगर आपको इसी पे क्वेश्चन लिखना पड़े, तो क्वेश्चन लिखते हुए आप कैसे सोचेंगे? आप क्वेश्चन लिखते हुए ऐसे सोचेंगे, भाई एक तरह की मिट्टी तो होती नहीं है, मिट्टी तो कई तरीके की होती है। तो सबसे पहले मिट्टी की संरचना, मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रवेदार मिट्टी है, मिट्टी की संरचना पहले हम ये देखेंगे। उससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो मिट्टी की फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको बाद में भी चाहे भले ही ले लो। मिट्टी का निर्माण, ठीक, बन कैसे रही है? क्या आपने सोचा है कि सॉइल, यहाँ पे सॉइल की से रिलेटेड है, संरचना, निर्माण, मिट्टी बन कैसे रही है? बनने का मतलब है, आपने कभी मिट्टी को बनते देखा है क्या? आप जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? अब यहीं से प्री का क्वेश्चन बन जाता है। जो मिट्टी का निर्माण मैं आपको बताऊंगी कैसे हो रहा है, भौतिक अपक्षय के द्वारा हो रहा है या रासायनिक अपक्षय के द्वारा हो रहा है, उससे ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। किसका? प्री का क्वेश्चन बनता है, और मेंस का भी बनता है। ध्यान दीजिएगा, मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। वेदरिंग से क्वेश्चन बनता है, रासायनिक अपक्षय क्या है, मिट्टी के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो मिट्टी का निर्माण देखेंगे, मिट्टी की संरचना, और फिर हम इसमें देखेंगे कि भाई मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है। मिट्टी में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज हैं, ठीक, खनिज मतलब कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज, खनिज हम देख सकते हैं, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हम देख सकते हैं। कार्बनिक अलग होंगे, अकार्बनिक अलग होंगे, ठीक है। मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ हैं, ये वाली बात पे भी सोचना पड़ेगा, ठीक। और जल की मात्रा कैसी है? कुछ मिट्टी में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, कुछ मिट्टी में जल की मात्रा बहुत कम होती है। तो मिट्टी में जल की मात्रा कैसी है? मिट्टी, मृदा, जल की बात अगर हम कर लें। फिर एक बात और आती है, क्वेश्चन हमारा आता है सॉइल प्रोफाइल से, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल मतलब मृदा परिच्छेदिका। मैं इस टर्म को आपको समझाऊंगी। मृदा परिच्छेदिका, ये मिट्टी से संबंधित सारे के सारे पॉइंट हैं जिसको मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है कि कौन सी स्तर पर, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी धरती पर है, तो मिट्टी का स्तर ये यहाँ तक मिट्टी है धरती पर, तो मिट्टी में इसका ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, किस लेवल पे प्लांट की जड़ें कहाँ तक हैं, वहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, जीवों के साथ कहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये डिपेंड करता है किस पर? मिट्टी के स्तरों पर, मिट्टी का लेवल। समझ में आ रही है ये बात? इसे हम कहते हैं सॉइल परिच्छेदिका। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बच्चों एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ा करिए,
ठीक है। अगर आपने 6th 7th 8th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है या आप एनवायरनमेंट वाली भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 11th 12th वाले पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो भी आप ये वाली चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। और सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्री लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले हम किसकी, पहले हम सॉइल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जब हम एडेफिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एडेफिक फैक्टर मतलब सॉइल से संबंधित जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से हमारी इकोलॉजी पर प्रभाव डालते हैं, हमारी वनस्पतियों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, पौधों पर प्रभाव डालते हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक। मिट्टी किस तरीके से हमारी इकोलॉजी पर प्रभाव डालती है, इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी की संरचना क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, उसके अंदर जल की मात्रा क्या है, और एक टर्म आती है मृदा परिच्छेदिका, मतलब जो सॉइल है उसके कौन कौन से स्तर हैं, किस लेवल पे रूट्स हैं, किस लेवल पे वाटर है, मिट्टी जो हमें ऊपरी परत दिखाई देती है वो कितनी उपजाऊ है, ऊपरी परत के नीचे वाली परत कितनी उपजाऊ है, बीज किस में अंकुरित होता है, ठीक है, या कंकड़ पत्थर कौन से लेवल पे पाए जाते हैं, जल की मात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में दो टर्म आती हैं, एक भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय मतलब यहाँ पर इसको मैं रब कर देती हूँ, नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर कह रही हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ कमेंट करना है, इसी वीडियो के नीचे जाके आपको कमेंट करना है, ठीक। तो फिजिकल वेदरिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। मिट्टी का जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है उसी को हम सॉइल कहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाला भाग जो है यहीं पर सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सॉइल है, मिट्टी है। अब हम कोर में जाके अगर देखें वहाँ मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो सॉइल कहाँ है, ऊपर वाले भाग पर सॉइल है। तो बात करें अगर हम ये निर्माण इसका कैसे होता है, तो इसकी ये है फिजिकल वेदरिंग। ये फिजिकल, ये बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग की। भौतिक अपक्षय, कलर सही आ रहा होगा आई थिंक, मैं कलर चेंज भी कर लेती हूँ। भौतिक अपक्षय, ठीक है, भौतिक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक क्या है, पत्थर है, आपने उस पत्थर को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। अब तोड़ दिया, वो किस लेवल पे टूटा, कुछ कंकड़ पत्थर निकले, और कंकड़ पत्थर निकलने के बाद वहाँ पर कुछ निर्माण हुआ मिट्टी का जो बहुत महीन हो गया, जो पाउडर फॉर्म में हो गया। तो जितनी भी चट्टानें टूटती हैं, भौतिक अपक्षय की बात है ये, चट्टानों के टूटने से, पर्वतों के गिरने से, ठीक है, टूट फूट से क्या हो रहा है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। किससे, भौतिक अपक्षय से सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, फिजिकल वेदरिंग से। क्लियर हो गई ये बात, फिजिकल वेदरिंग से यहाँ पर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो टूट टूट कर सूक्ष्म कण बदल जाते हैं, जो चट्टानें हैं उनसे होता है अपक्षय और वेदरिंग। अब आते हैं केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल वेदरिंग के बाद ये जो है रासायनिक अपक्षय, और रासायनिक अपक्षय में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। बहुत सारी प्रोसेस का मतलब क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेस में नाम लिखेंगे, जैसे रासायनिक अपक्षय, पूरा सब तो नहीं समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरा यहाँ पर नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ रहे हैं हम एडेफिक फैक्टर, कि किस तरीके से एडेफिक फैक्टर हमारी इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। तो हमें अपने टॉपिक के साथ कोरिलेट करते हुए चलना है। इस पे शॉर्ट नोट भी कभी कभी आता है मेंस में, ध्यान रखना।
मेंस में शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बन जाता है, वेदरिंग पे क्वेश्चन बन जाता है, मिट्टी के निर्माण में वेदरिंग क्या है या रासायनिक अपक्षय क्या है। तो रासायनिक अपक्षय का मतलब है जो हमारे खनिज हैं, ठीक, वो हमारे खनिज मिलकर बड़े, ये हमारे जो खनिज हैं, ये जो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज लवण, ये मिलकर जटिल लवण बना देते हैं। खनिज लवण ही मिलकर क्या बना रहे हैं, जटिल लवण का निर्माण कर रहे हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और इसमें बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, मिट्टी का जटिल लवण का निर्माण हो रहा है, जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है। इसमें जैसे कि जलीय अपघटन, हाइड्रोलाइसिस आ गया, ऑक्सीडेशन है ना, और यहाँ पर कार्बनीकरण आ गया, हाइड्रेशन आ गया, ये सारी की सारी ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी जटिल क्रियाएं ही जटिल लवण का निर्माण कर रही हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो इससे बन रहा है मिट्टी। और कई बार जो ह्यूमस होती है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ, रासायनिक अपक्षय बताया मैंने, हो सकता है कि आपको हाइड्रोलाइसिस, कार्बनीकरण, ये प्रोसेस ना समझ में आ रही हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम इन प्रोसेस को समझेंगे किसी ना किसी टॉपिक में, या कुछ पॉइंट्स अलग से समझाऊंगी बोनस के तौर पे कि भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मैं आपको पूरा हाइड्रोलाइसिस, जल योजन क्या है, कार्बनीकरण क्या है, यहाँ मैं आपको समझाऊं। वो रासायनिक क्रियाएं हैं जिनसे खनिज लवण जो हमारे हैं वो निर्माण करते हैं जटिल लवणों का, और हमारी मिट्टी, सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो सॉइल की फॉर्मेशन में दो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ जो पेड़ पौधे गिरते रहते हैं, जब पेड़ पौधे गिरते हैं तो उससे वो धरती पर गिरते हैं, और जब वो धरती पर गिरते हैं तो वो सड़ते हैं, बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करता है, डिग्रेड करता है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, जिससे हमारा ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। और ये ह्यूमस भी हमारी मिट्टी की अपर लेयर में प्रेजेंट है, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ह्यूमस भी क्या कर रहा है, एक तरह से मिट्टी की जो टेक्सचर है, मिट्टी के जो कण हैं, छोटे छोटे कण, उनका जो टेक्सचर है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को रोकने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। मतलब मिट्टी, वही मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तब अच्छी होगी जो मिट्टी का कण है वो अपने आप में अच्छा होगा, उसका टेक्सचर अच्छा होगा। तो ह्यूमस कई तरीके से इस क्रिया में सहयोग करता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया? इसमें ऐसा कोई भी टफ चीज़ नहीं है जो ना समझ में आई हो। चलें आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगर हम देखें इकोलॉजी के आधार पर तो मिट्टियाँ कई प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है। मिट्टी कई प्रकार की हो जाती हैं, तो उसमें वो इतना वो आपने पढ़ाई है, जैसे कि लावा से बनी हुई मिट्टी, या कहीं पे ज्वालामुखी फूट गया, मान लीजिए कहीं पे ज्वालामुखी फूट गया, तो ज्वालामुखी फूटने के बाद उस ज्वालामुखी से बनी हुई मिट्टी, लावा से निर्मित मिट्टी, कहीं पर चट्टानें टूट गई तो शैल निर्मित मिट्टी, कहीं की मिट्टी जलोढ़ हो गई तो वो वाली मिट्टी। तो हम इकोलॉजी के आधार पर देखते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो अलग अलग तरीके से क्या हो गई, बनती है ना, अलग अलग तरीके से बनती है। अब आपने जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल आपने पढ़ा ही होगा, जो एक जलोढ़, जल जिसको लोड करके लाया है, ऐसे याद रखना, एलुवियल सॉइल। बहुत ज़्यादा सॉइल वाली चीज़ों को डेप्थ में नहीं जाना। एलुवियल, जलोढ़, जिसको जो जल के साथ बहकर आई है वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये इकोलॉजी के आधार पे वो, मतलब बाढ़ आ गई तो पता चला उसके साथ मिट्टी बह के आई है, पानी के साथ बह के आई है, और कहीं पर आके ठहर गई है तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, ठीक। तो वो इकोलॉजी के आधार पर नाम दे दिए गए हैं अलग अलग। इसमें कहीं भी कोई नाम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया सॉयल प्रोफाइल, ठीक है। तो सॉयल प्रोफाइल को बच्चों अभी इतना समझिए कि मृदा परिच्छेदिका को हम यहाँ पर 5 भागों में बांट रहे हैं। सब होरिजन है हमारा मृदा परिच्छेदिका, मृदा
परिच्छेदिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 5 भागों में मतलब हॉरिजन ए को 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, वैसे हमारे 4 भाग हैं, मैं एक एक लिख रहे हैं। संस्तर, अब आप कभी अगर देखेंगे तो आप ये ना घबराएं ना कि संस्तर क्या है। संस्तर को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन, ठीक। हॉरिजन ए, फिर ए के बाद बी, सी एंड डी, ठीक। ये जो हमारा ए है ये बटा होता है 5 भागों में, ठीक है। ये हमारा बटा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा किस में बटा है? 5 भागों में बटा है। तो जो सबसे ऊपरी भाग है हमारा, जो टॉप सॉइल है, ये उपजाऊ होता है, इसमें जड़ें होती हैं, इसमें ह्यूमस होती है, और यहाँ पर चट्टानों के अपक्षय से जो है बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो 10 फीट तक इसकी लंबाई होती है, किसकी? इसकी। और ये वाला पार्ट हमारा सबसे उपजाऊ पार्ट होता है। मैं इसको शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि हम इकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा उपजाऊ पार्ट है, इसमें ही ह्यूमस है, ये आपका क्वेश्चन बन जा सकता है, इसी में ह्यूमस है, ठीक है। 10 फीट की इसकी मोटाई है, 10 फीट की मोटाई है इसकी, 5 भागों में बटा हुआ है। संस्तर ए, ठीक, हॉरिजन ए 5 भागों में ये बटा हुआ है, ठीक है। और पौधों के उगने के लिए अगर हम बात करें तो पौधों के उगने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है, 4 फीट की मोटाई होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस लेवल पे 4 फीट की मोटाई होनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई पौधा गमले में लगाते हैं, गमला कितना छोटा है बड़ा है इस पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है ना, लेकिन मिट्टी की 4 फीट की मोटाई होनी उसके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है हॉरिजन ए में होती है, इसकी मोटाई 10 फीट होती है, ठीक है। और ये उपजाऊ है, साथ ही इसमें ह्यूमस है, साथ ही इसमें यहाँ पर पौधों की जड़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। 4 फीट की मोटाई चाहिए हमें पौधों के उगने के लिए। एक सेकेंड होल्ड करेंगे ज़रा। ठीक, तो बच्चों देखेंगे आगे, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। संस्तर बी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ए के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये जो ए के नीचे पाया जाता है इसमें ह्यूमस और वायु की मात्रा यहाँ पर कम होती है, ठीक। संस्तर ए, इसको नोट कर लीजिए, ह्यूमस यहाँ पर क्या होगा? कम होगा बी में। और ये जब पानी बरस रहा है तो पानी जो बरस रहा है, जो जल नीचे आ रहा है, धरती पर गिर रहा है, तो बी में उस जल का भंडारण होता है। यहाँ बी में क्या होता है? जल का भंडारण होता है, जल का भंडारण होता है हॉरिजन बी में, ठीक है। हॉरिजन बी में मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो मिट्टी है, जो हमारी धरती पर हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, उस मिट्टी के हमने लेवल डिवाइड किए हैं। तो जो ऊपरी लेवल दिखाई दे रहा है वह है हॉरिजन ए, 10 फीट। आप समझ सकते हैं 10 फीट कितना होता है, ठीक है। आप जो धरती दिख रही है अगर उसे खोदते खोदते 10 फीट चले जाएंगे तो वहाँ तक आपका हॉरिजन ए है, उसको हमने 5 भाग में डिवाइड किया है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस है। अगर हम बी लेवल पे आए, 10 फीट के नीचे जाएं हम, तो यहाँ पर ह्यूमस बहुत कम है और यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है। वो जल जो वर्षा के बाद धरती पर गिरा है उसकी मात्रा यहाँ पर अधिक है। अब अगर सी में जाएं तो सी लेवल तक वही के वही, सी लेवल पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ हमें एक तरह से देखते हैं कि जो लंबे पौधे हैं उन्हीं की जड़ें यहाँ तक पहुँच पाएंगी, लंबे पौधों की जड़ें यहाँ तक पहुँच पाती हैं। और अगर डी लेवल पर जाएं तो डी लेवल में बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, यहाँ कोई भी जैविक क्रिया तो होती नहीं है और पौधों की जड़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है,
पौधों की जड़ें डी लेवल तक पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? डी लेवल तक पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। डी लेवल पर क्या है? डी लेवल पर कंकड़ हैं। डी लेवल पर कंकड़ है यहाँ पर, और कोई भी जैविक क्रिया नहीं है यहाँ पर। कोई भी जैविक क्रिया यहाँ पर जैविक क्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। डी लेवल पर कोई भी जैविक क्रिया नहीं है और पौधों की कंकड़ है। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे बस। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, तो ये सारा का सारा समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने हैं। ए लेवल पे क्या हो रहा है, बी लेवल पे क्या हो रहा है, सी लेवल पे मैंने बता दिया। ठीक है, सी लेवल तक केवल लंबी जड़ वाले पौधे पहुंचेंगे। जो बहुत ज़्यादा लंबी जड़ वाले हैं, हम कहते हैं बहुत इनकी गहरी जड़ें हैं, मिट्टी को जकड़े रहती है। अब सोच के देखो, 10 फीट से भी नीचे जब जड़ जा रही है तो वो सी लेवल तक जाएगी, लेकिन बहुत लंबे पौधों की जड़ें जाएंगी। टी लेवल पे कोई भी जैविक क्रिया नहीं हो रही है और कोई भी कंकड़ नहीं है। अभी यहाँ पर डायग्राम निकाला था मैंने, गड़बड़ हो गया क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए तो कोई नहीं, जब मैं लाइव क्लास पे आऊँगी तब मैं वो चीज़ आपको समझाऊंगी। ठीक, उसमें परेशान नहीं होना है। इसको डायग्राम एक बार और देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा ये जो टर्म थी ये भी मैंने आपको बता दी, मृदा परिच्छेदिका आपको बता दिया, सॉइल प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं, मुझे लग रहा है केवल सॉइल ही पूरा हो पाएगा क्योंकि बच्चों एक तरह से मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, है ना। रात वाली रिकॉर्डिंग गड़बड़ हुई और अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ मैं। 1 मिनट। ठीक, अब हम आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। ठीक है, जब हम कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं, मृदा संगठन की बात करते हैं, तो मृदा संगठन, ठीक है, मृदा संगठन मतलब मृदा संगठन का मतलब है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारी सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारी सॉइल में क्या है, अगर सॉइल में देखो ह्यूमस नहीं है, जिस सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है वो सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यही कारण है जो दलदली भूमि है, ध्यान देना, दलदली भूमि में सॉइल नहीं, वो ह्यूमस नहीं होता है। दलदली भूमि में क्या नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है। इसी वजह से दलदली भूमि में नाइट्रोजिनस प्लांट पाए जाते हैं, नाइट्रोजिनस, या फिर हम कहेंगे इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट पाए जाते हैं। ध्यान करो, अच्छा ये चीज़ कोरिलेट करो एक दूसरे से, नाइट्रोजिनस का ना लिख के इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे? कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ ह्यूमस नहीं है और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, जिसकी वजह से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन को लेने के लिए इंसेक्ट को पकड़ते हैं। तो जिस भूमि में ह्यूमस नहीं है वो बहुत उपजाऊ नहीं होती है ह्यूमस की वजह से। ठीक, अब ह्यूमस जो है वो मिट्टी का एक मेन कंपोनेंट है, इसके संगठन में ह्यूमस का होना ज़रूरी है। ठीक, तो बहुत सारी सॉइल हैं जिनमें ह्यूमस नहीं होता है। कितना होना चाहिए ह्यूमस? 5 to 10% होना चाहिए ह्यूमस, या फिर हम कहें कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस ही हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। अभी मैंने बताया जो पेड़ पौधे जीव जंतु मर के गिरते रहते हैं और छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो रहे हैं, वही ह्यूमस है, कार्बनिक पदार्थ। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 5 to 10%, 5 to 10% होना चाहिए, 5 से 10%। और इसमें मिनरल्स वाटर कितना होना चाहिए? 40 से 45% होना चाहिए। अगर हम मिनरल वाटर की बात करें, एयर की बात करें, सॉइल एयर 25% और सॉइल वाटर, मिनरल वाटर देख लेते हैं पहले।
मिनरल वाटर, खनिज वाटर कितना है यहाँ पर, मिनरल वाटर कितना है यहाँ पर 45%। सो यहाँ पर सॉयल वाटर कितना है, ये 25%, 25 सॉयल वाटर 25%। और यहाँ पर सॉयल एयर, क्योंकि भाई सॉयल एयर भी तो होगी 25%। सॉयल एयर जो आप देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि गमले में बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से पौधा सड़ जाता है, या जिस मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी हो गया, बरसात हो गई और कहीं पर अगर गड्ढा टाइप का है और वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया तो पौधे सड़ने लगते हैं। उसका कारण है कि जो सॉयल है, सॉयल के जो ये कण हैं, इन कणों के बीच में यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स भी हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक, एयर के जो पार्टिकल हैं, क्यों एयर के जो पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पर क्या आई हुई है, रूट्स आई हुई है, ये यहाँ पर रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल रोम निकले हुए हैं, जड़ें हैं, और जड़ों के से मूल रोम निकले हुए हैं। ठीक है, ये मूल रोम इस एयर को ले रहे हैं, जो मिट्टी के कणों के बीच में एयर है वो जड़ें ले रही हैं, उनके मूल रोम उसको ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उनको भी तो एयर चाहिए ना। अब ज़्यादा पानी भर देने से, मिट्टी में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये जो गैप है ये पानी ने फिल कर दिया, तो इसलिए रूट्स को एयर नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए धीरे धीरे जड़ें सड़ने लगती हैं, मरने लगती हैं। जब जड़ें मरने लगती हैं तो पौधा सड़ने लगता है। तो सॉयल एयर 25% होनी चाहिए, सॉयल वाटर 25% होना चाहिए, जबकि खनिज वाटर, यहाँ अगर हम खनिज मैटर की बात करें, यहाँ पर मैंने अच्छा खनिज वाटर लिख दिया है, खनिज मैटर हम अगर हम बात करें, खनिज पदार्थ की अगर हम बात करें, खनिज पदार्थ, तो वो होना चाहिए कितना, वो होना चाहिए 45%। खनिज पदार्थ होने चाहिए 45% और ह्यूमस होना चाहिए 5 से 10%। तो ह्यूमस वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉइल वाला वाटर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करते हैं, खनिज पदार्थों की अगर हम बात करते हैं, तो खनिज पदार्थों की मात्रा कुछ मिट्टियों में बहुत कम होती है, ठीक है, और कुछ मिट्टियों में ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ मिट्टियों में कम है और कुछ मिट्टियों में ये ज़्यादा होती है। जैसे उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ हैं, उस पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा फिर। तो उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा कम होती है। बच्चों अभी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब मैं आपको इतना बता दूं कि ह्यूमस अगर मिट्टी में है, ठीक, अगर मिट्टी में किसी मिट्टी में ह्यूमस है तो ध्यान रखिए उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी। ये फैक्ट मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ह्यूमस में जल धारण क्षमता अधिक होगी, और ह्यूमस अगर है तो वहाँ पर एक इंडोल एसिटिक एसिड एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। IAA उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। ठीक, उसको अभी रहने दो, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने अभी समझाया था कि मिट्टी का टेक्सचर अच्छा होता है। तो ह्यूमस अगर मिट्टी में है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक, बहुत अच्छी होगी। तो चलिए ये हमने इतना समझ लिया, ठीक है, और मिट्टी अगर ह्यूमस है तो बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अब खनिज पदार्थ भी बहुत से हैं मिट्टी में। देखिए ये क्वेश्चन है, यूपी का पेट क्वेश्चन है, कौन से
कौन से खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं, कौन से कम। तो वो प्री का वो एकदम प्योर ज्योग्राफी का फैक्ट है, या एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे। तो खनिज पदार्थ भी कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, इस पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी जो है वो कैसी होगी, खनिज पदार्थों की मात्रा जो है वो कैसी है। ठीक है, कौन कौन से खनिज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, मैक्रो एलिमेंट कौन से हैं और माइक्रो एलिमेंट कौन से हैं, और यहीं पर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे बच्चों। ठीक है, यहीं पर क्लास को कंक्लूड करेंगे। मैक्रो एलिमेंट मतलब दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं, या मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और माइक्रो कौन कौन से हैं। मिट्टी में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जो अधिक हैं, और मिट्टी में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जो कम है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम, ये खनिज है। जब आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक है। सबकी अलग अलग से अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस हैं, जिसको हम यहाँ पर नहीं डील कर रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें दीर्घ पोषक तत्व हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दीर्घ पोषक तत्व या दीर्घ खनिज तत्व, खनिज तत्व भी लिख सकते हैं, ये है दीर्घ पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो एलिमेंट में हमारा पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। पोटेशियम, हाँ कर दी, पोटेशियम, ठीक है, के, मैग्नीज हो गया हमारा Mn, और आयरन हमारा हो गया Fe। ठीक है, और हमारा आ जाएगा मोलिब्डेनम आ जाएगा, जिंक आ जाएगा और बोरोन आ जाएगा। ठीक, जिंक आ जाएगा और बोरोन आ जाएगा। ये आप जो है इंडिकेशन यही लिख लीजिए, K फॉर पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, M से मैग्नीज, वहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो मैग्नीज, ये है मैग्नीज, और ये है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम, और ये है मैग्नीज। ठीक है, आयरन, आयरन बहुत कम मात्रा में चाहिए पौधे को। ठीक है, जिंक बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है, मोलिब्डेनम बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइक्रो एलिमेंट है। बोरॉन बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइक्रो एलिमेंट है। तो ये सारे माइक्रो एलिमेंट है, और ये सब मैक्रो एलिमेंट हैं जो अधिक मात्रा में चाहिए। तो ये थे मिट्टी के खनिज, ये थे मिट्टी के खनिज जो हमने पढ़े। ठीक, ये हैं मिट्टी के खनिज जो हमने पढ़ लिए। इसके बाद अब एक जो है इसमें जल रह जाता है, जिसको आज तो नहीं, इस क्लास में तो नहीं, यहीं तक पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी हमारे बायोटिक फैक्टर रह रहे हैं इसमें। तो मैं चाह तो रही थी कि हाँ मैं आपको और भी रिकॉर्डिंग आपको कर दूं, तो आपको ये क्लास मिलेगी तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लाइव जब पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके मैसेज भी लेती रहूँगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती रहेगी। तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, नोट कर लेना है, और जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ 3-4 क्लास हो गई हैं उनको रिपीट कर लेना, क्वेश्चंस करते रहना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते रहना है। सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते रहिए, ताकि जब हफ्ता 10 दिन के बाद मेरी फिर से क्लास शुरू हो तो आपके पास कुछ हो मुझसे पूछने के लिए। ठीक है, बातों को समझने के लिए। बाकी हम लोग जुड़े ही हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, क्लास और कोर्स आपका पूरा होगा। ठीक, निश्चिंत रहिए एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी ही। और अभी मेरा निकलने का समय हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रात वाली रिकॉर्डिंग जो मेरी ख़राब हो गई उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।